सोमेश भी थोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। मैंने अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, उसको भी आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही मैंने करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल ओपन किया हुआ है। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहें तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आजकल वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे जो आधुनिक भारत के अंतर्गत जो प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें छत्तीसगढ़ का स्वरूप क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या था, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये भी बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम पार्ट पार्ट पे देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जो राष्ट्रीय आंदोलन यदि भारत के संदर्भ में बात करें पूरे, वहीं से इसका सूत्रपात हुआ था। इतिहास में जाए तो सबसे पहले सामाजिक धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे, क्योंकि जो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी और साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति थी और शोषणकारी नीति थी, उससे जो यहाँ की जनता है वो जान गई थी। तो उन्होंने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक उपदेश देकर या सामाजिक संगठन स्थापित करके ये सब जो है उनके प्रचार प्रसार, राष्ट्रवाद को प्रचार प्रसार किया था। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत हमारे राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम देखें तो राष्ट्रीय जागरण के छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अग्रदूत को हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है। चलिए हम ये आज का वीडियो लेक्चर और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति को हम जानने का प्रयास करते हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर है वो सभी एग्जाम, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, एसीएफ, एसआई, जितने भी लोकल एग्जाम छत्तीसगढ़ के उन सब के लिए उपयोगी है। चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसका स्वरूप कैसा था। ये शुरुआत में 1870 से 1899 तक की बात है। यहाँ पर बहुत सारे संगठन स्थापित हुए थे रायपुर और बिलासपुर में। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें। सबसे पहले हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में 1870 में वैज्ञानिक एवं साहित्यिक परिषद की स्थापना की गई थी 1870 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ बाल समाज की स्थापना की गई थी। ये दोनों 1870 में स्थापित हुए थे रायपुर में। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। साथ ही साथ बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 1870 में ये बुद्धि प्रकाश सभा और रीडिंग क्लब की स्थापना की गई थी। ये भी राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए स्थापना किया गया था इसका। उसके बाद 1899 में रायपुर में दो महत्वपूर्ण रीडिंग क्लब, मालिनी रीडिंग क्लब और कवि समाज राजीव, इसकी स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से यहाँ की जनता को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में इसका सूत्रपात होता कहाँ से है। वैसे हम बात करें तो जो राष्ट्रवादी आंदोलन का अध्याय है वो कांग्रेस के गठन से प्रारंभ होता है। जैसे भारत में 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है और ये लॉर्ड डफरिन का काल होता है और जो ए.ओ. ह्यूम थे ब्रिटिश अधिकारी, उनके नेतृत्व में इसकी गठन की जाती है। यहाँ से उसका असली सूत्रपात प्रारंभ होता है राष्ट्रवाद। और इसको जो अंग्रेज लोग हैं वो एक कहना चाहिए बीच का एक सुरक्षा घेरा नीति के तहत बीच का एक माध्यम अपनाए थे, जो उनके लिए जो आपका कांग्रेस का स्थापना था उनके लिए जीवनदायी साबित हुआ, क्योंकि वो ब्रिटिश अधिकारी और जो लोकल इंडिया के नेता थे उनके बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी राष्ट्रीय कांग्रेस। शुरुआत में तो पूरा ब्रिटिश के पक्षधर थे, नरम रूप अपनाए गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको भी पता चला कि अत्याचार शोषण हो रहा है, तो धीरे से उनका विरोध करना प्रारंभ किए। इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ कहाँ से इसका सूत्रपात होता है राष्ट्रवाद का आंदोलन का। इसका पहला सूत्रपात होता है 1889 में बॉम्बे अधिवेशन होता है और ये वेडन वन इसके अध्यक्ष होते हैं बॉम्बे अधिवेशन के। ये इसमें 214 सदस्य मध्य प्रांत के यहाँ जाते हैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जिसमें से छत्तीसगढ़ से जो गए थे उसका नाम भी बिल्कुल आपको याद रखना है। माधवराव सप्रे, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, रामदयाल तिवारी, इतने लोग 1889 के बॉम्बे अधिवेशन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से गए थे। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है दूसरा अधिवेशन 1891 नागपुर अधिवेशन। ये महत्वपूर्ण अधिवेशन था।
पी आनंदाचार्य इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और यहाँ किसान और मालगुजार लोग का ये सम्मेलन हुआ था और बैठक हुआ था। इन लोग उस सभा में भाग लेने गए थे, किसान और मालगुजार लोग। और ये मुख्य रूप से नहर और जंगल कर के विरुद्ध था। नहर कर और जंगल कर लिया जा रहा था, उसके विरुद्ध में किसान और मालगुजार लोग वहां जाकर अपनी बात रखने गए थे। यहाँ भी जो माधवराव सप्रे है, सीएम ठक्कर है, वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी, ये भी गए थे। साथ के साथ बद्री प्रसाद साहू भी गए थे, इसको भी आप याद रखिए। 5 लोग गए थे यहाँ। इसके बाद अगला प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र एक पत्रिका, मासिक पत्रिका। इसका प्रकाशन 1900 में हुआ था पेंड्रा रोड से, और इसको प्रकाशित करने वाले थे माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर जी। इन दोनों के सहयोग से स्थापित हुआ था 1900 में। इसको भी आप याद रखेंगे, प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद आता है 1906 समित्र मंडल की स्थापना। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1906 में राजिम में समित्र मंडल की स्थापना की थी, याद रखेंगे। यह स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित था। 1906 में जब 1905 बंगाल विभाजन हुआ तो हर तरफ पूरे देश में स्वदेशी अपनाव करके एक लहर चली थी, उसी का एक हिस्सा था। और यह मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के विरोध में और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में यह आंदोलन समित्र मंडल की गठन किया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गठन होता है रायपुर में। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गठन, तो यहीं से असली जो राष्ट्रवाद है वो प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ में। यहाँ 1906 में सीएम ठक्कर इसके अध्यक्ष होते हैं, पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गठन होता है उसमें, और सुंदरलाल शर्मा और जितने यहाँ के नेता थे वो सब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। और सुंदरलाल शर्मा तो आजीवन इसके सदस्य रहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गठन 1906। उसके बाद आता है सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। सूरत गुजरात में एक अधिवेशन जो कि राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, जिसमें नरम दल और गरम दल में कांग्रेस को विभाजन हो जाता है। उसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में भी 1906 में होता है। 1907 में रास बिहारी घोष जब अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, उस समय नरम और गरम दल में 2 भाग में आपका विभाजन हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यहीं छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले जो गए थे सूरत अधिवेशन में, वो मुख्य रूप से थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावाले। इसको भी आप याद रखेंगे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में आ चुका है। इसके बाद आता है ये भी सूरत अधिवेशन के बाद जब ये लौट कर आए छत्तीसगढ़, तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। उसमें प्रमुख थे ठाकुर प्यारेलाल, शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया था छत्तीसगढ़ में। इसके बाद फिर मध्य प्रांत और बरार का तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन होता है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रांत बरार का तीसरा प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 1907 में, और यहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और ये जो सम्मेलन होता है टाउन हॉल रायपुर में होता है, इसको भी आप याद रखिए। टाउन हॉल रायपुर में इसका सम्मेलन होता है, और यहाँ फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हरीश सिंह गौर, याद रखेंगे। अध्यक्षता हरीश सिंह गौर कर रहे थे। इसके पहले 2 सम्मेलन और हो चुका था प्रांतीय सम्मेलन, इसको भी आप याद रखेंगे। नागपुर में हुआ था 1905 में और जबलपुर में हुआ था 1906 में। ये तीसरा सम्मेलन था जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यहाँ पर जो सम्मेलन में स्वागत अध्यक्ष के रूप में रविशंकर शुक्ल को मनोनीत किया गया था, उनको चुना गया था। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि नरम और गरम दल में छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, तो उसमें नरम दल वाले कौन कौन थे और गरम दल वाले कौन कौन थे, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। और इसको बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा। जैसे नरम दल में है पंडित सुंदरलाल शर्मा और मुंजे और केलकर, ये 3 लोग थे आपके नरम दल वाले। सुंदरलाल शर्मा, पंडित मुंजे, शिवराम मुंजे और केलकर, ये 3 लोग नरम दल वाले नेता थे। और गरम दल में देखते हैं तो माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्डे, राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, ये नाम बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। गरम दल के कौन कौन से नेता थे याद रखेंगे। खापर्डे, रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, बैरिस्टर छेदीलाल और आपके राघवेंद्र राव, इतने लोग गरम दल के नेता थे। इसके बाद फिर अगला क्रम चलता है। देश की प्रथम छात्र हड़ताल 1907 में होती है, याद रखेंगे। देश का प्रथम छात्र हड़ताल 1907 स्टेट हाई स्कूल राजनांदगांव में यह होता है, और यह भी स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और ठाकुर प्यारेलाल इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। इसके बाद होता है हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है 1908 में। इसको नागपुर से प्रकाशित किया जाता है और माधवराव सप्रे इसको प्रकाशित करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि
हिंद हिंद केसरी पत्रिका, जो कि मूल रूप से तिलक के द्वारा लिखा गया था, केसरी मराठा भाषा में लिखा गया था, इसका इन्होंने छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था, याद रखेंगे, माधवराव सप्रे ने। और ये चूंकि उस समय अपराध की श्रेणी में आता था, अंग्रेजों की नीति का खुला आलोचना किया गया था इस पुस्तक में, तो इससे फिर वो माधवराव सप्रे को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। और आगे चलकर फिर माधवराव सप्रे को लिखित माफीनामा पर भी उनको छोड़ने का एक अल्टीमेटम दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। इसके पीछे कारण यह था कि जो माधवराव सप्रे हैं, उनके भाई ने आत्महत्या की धमकी दी थी कि यदि वो नहीं करेंगे, उनको नहीं छोड़ा गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। साथ ही साथ जो लोकल जितने भी नेता थे उनके द्वारा भी ये किया गया था माधवराव सप्रे को कि आप एक लिखित माफीनामा दे दो करके। तो फिर वो सबके दबाव में आकर लिखित माफीनामा देते हैं। उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो फिर जब बाहर आते हैं तो उसकी बहुत आलोचना होती है पूरे छत्तीसगढ़ में। उनको हे की दृष्टि से देखा जाता है माधवराव सप्रे को। तो ये बहुत दिनों तक वो आत्मग्लानि में रहे कि मैं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया करके। इस प्रकार ये हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन में माधवराव सप्रे जी सबसे ज्यादा प्रभावित थे। उसके बाद आया सरस्वती पत्रिका। इसी क्रम में सरस्वती पत्रिका भी प्रकाशन होता है। याद रखिए, जितने भी पत्रिका है या सम्मेलन हो रहा है वो सब राष्ट्रवाद पर आधारित है और कहीं न कहीं स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए सब गठित किया जाता था। और जितने भी पत्रिका थे उसमें देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना से संबंधित लेख ही लिखे जाते थे। यहाँ पर सरस्वती पत्रिका 1909 में राजनांदगांव से प्यारेलाल सिंह के द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है। याद रखेंगे इसको भी, यह भी परीक्षा में कई बार आया है। उसके बाद आया है कान्य कुब्ज सभा 1912, जो कि रायपुर में रविशंकर शुक्ल के द्वारा स्थापित किया जाता है। कान्य कुब्ज सभा ये भी आपके राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। इसके बाद किसान सम्मेलन होता है 1915 में। याद रखेंगे, किसान सम्मेलन 1915 रांची में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। मूल रूप से किसानों का जो मौलिक जो समस्याएं थी उस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद अगला सम्मेलन होता है मालगुजारों का सम्मेलन होता है 1915 में टाउन हॉल रायपुर में, और लगभग 300 मालगुजार इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। और यहाँ पर उन मालगुजारों और किसानों का जो सम्मेलन है उसमें उनकी जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श किया जाता है। टाउन हॉल रायपुर ये भी परीक्षा में पूछा गया है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद होम रूल आंदोलन का एक नया अध्याय शुरू होता है। जिस प्रकार होम रूल आंदोलन तिलक ने इनोवेशन के माध्यम से आपका स्थापित किया था 1916 में भारत में, उसी प्रकार वो तिलकवादी दृष्टिकोण से प्रेरित छत्तीसगढ़ में भी 1917 में होम रूल आंदोलन का सूत्रपात होता है। और ये रायपुर में किया जाता है इसका गठन। और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव ये 4 जगह प्रमुख है। तो ये भी परीक्षा पूछा गया है, याद रखेंगे। रायपुर से रविशंकर शुक्ल इसके नेता थे। बिलासपुर में राघवेंद्र राव को इनकी जिम्मेदारी दी गई थी। घनश्याम सिंह गुप्त को दुर्ग से दिया गया था। राजनांदगांव से प्यारेलाल गुप्त को दिया गया था, प्यारेलाल ठाकुर को दिया गया था। इस प्रकार ये होम रूल आंदोलन, जो कि तिलकवादी दृष्टिकोण था, उसकी शाखा छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई थी। इसके बाद होम रूल का शाखा स्थापित होने के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय सम्मेलन होता है उसका, और यह सम्मेलन 1918 में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। इसी में बाल गंगाधर तिलक शामिल होने छत्तीसगढ़ आए थे। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ बाल गंगाधर तिलक 1918 में आए थे इसी क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और रायपुर में यह सम्मेलन हुआ था और शुक्ल जी के नेतृत्व में हुआ था यह सम्मेलन। इसके बाद जनेऊ कार्यक्रम होता है पंडित सुंदरलाल शर्मा का 1918 में, जिसमें जो अस्पृश्य लोग हैं, अस्पृश्यता के जो शिकार हैं, उनको जनेऊ धारण करवाया गया था। और राजीव लोचन मंदिर का इसमें जिक्र आता है, वहां उनको प्रवेश दिलाया गया था। उसके बाद रोलेट एक्ट जो कानून है, काला कानून जिसको कहा जाता है, जिसमें साइमन गोव एक्ट का नारा लगा था, क्योंकि जितने भी उस समय एक समिति बनी थी उसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसका विरोध उन्होंने किया था। तो उसी के संदर्भ में 1919 में छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध होता है। और शुक्ल और सप्रे, रविशंकर शुक्ल और माधवराव सप्रे ये रायपुर में इसका विरोध करते हैं। और राघवेंद्र राव और छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन श्रीवास्तव ये बिलासपुर से नेतृत्व करते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, रोलेट एक्ट का विरोध। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो नेशनल लेवल पर चलता है, उसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होता है 1920 में, जिसमें रविशंकर हिंदूवादी नेता होते हैं और असगर अली मुस्लिमों के नेता होते हैं। तो ये सम्मेलन भी इम्पोर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन। यहाँ भी उसका एक गठन किया गया था। उसके बाद आता है प्रथम मजदूर हड़ताल 1920 में होता है राजनांदगांव में।
इस हड़ताल की विशेषता यह थी कि काम ज्यादा लिया जाता था और उसके बदले मजदूरी कम दिया जाता था। इसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था और जो आपके प्यारेलाल ठाकुर है वो इनके प्रणेता थे, उनके नेतृत्व में हुआ था और लगभग ये 36 दिन तक यह हड़ताल चला था। और इसी हड़ताल में वीवी गिरी जो उस समय श्रमिक नेता थे, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने थे, वो छत्तीसगढ़ आए थे और एक समझौता हुआ था और उनको काम का घंटा निश्चित किया गया और मजदूरी भी बढ़ाया गया। इस प्रकार ये सफल आंदोलन था, प्रथम मजदूर हड़ताल आंदोलन राजनांदगांव का, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दूसरा 1924 में भी हुआ था, याद रखेंगे, और तीसरा मजदूर आंदोलन 1937 में हुआ था राजनांदगांव में। तो 3 आंदोलन हुए थे वहां। इसके बाद आता है आपका कंडेल नहर सत्याग्रह। इसी क्रम में देखें तो 20 जुलाई 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह होता है, जो कि नहर सिंचाई कर के विरुद्ध होता है। उसमें जो क्या है, एक समझौता किए रहते हैं अंग्रेज लोग 10 साल के लिए कि 10 साल के लिए हम आपको पानी देंगे नहर, तो उसके बदले आपको इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। और प्रत्येक गांव को इसको जोड़ना चाहते हैं, प्रत्येक गांव से। लेकिन कंडेलवासी जो धमतरी में स्थित है वो इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी जो रकम होती है वो बहुत बड़ी रकम थी, उसको दे नहीं पाते थे। तो अंग्रेजों ने फिर एक चाल चली कि जब जबरन उसको नहर का पानी को वो प्रवाह छोड़ देते हैं और उन पर नहर की पानी का चोरी का आरोप लगाते हैं और उन पर जुर्माना ठोक दिया जाता है। इसका विरोध उनके द्वारा होता है। फिर उनके जब्त कर लिया जाता है कांदी हाउस में गाय वगैरह को और नीलामी किया जाता है, लेकिन कोई नीलामी करने वाले मिलते नहीं। तो एक बड़ा संगठन था। और फिर पंडित सुंदर शर्मा इसी दौरान गांधी जी से मिलने जाते हैं कि कहते हैं कि कंडेल इस प्रकार का वातावरण है, आप वहां चलिए, इस आंदोलन में भाग लें। वो सहमति दे देते हैं। जैसे ही इसकी भनक ब्रिटिश अधिकारियों को होती है कि गांधी जी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, तो वे फिर तानन फानन में से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे गांधी जी यदि छत्तीसगढ़ आ गए तो फिर राष्ट्रीय स्वरूप का राष्ट्रीय आंदोलन बन जाएगा, तो इससे वो बचना चाहते थे और फिर वो समझौता कर लेते हैं कंडेल वासियों से। प्रमुख नेता की बात करें कंडेल के, तो वे भी परीक्षा में आता है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुराम जी जगताप और नारायण राव मेघावाल। ये 4 लोग आपके प्रमुख नेता थे कंडेल नहर सत्याग्रह के। ये बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट इस बिंदु को याद रखेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन था कंडेल नहर सत्याग्रह। और दूसरा बारडोली के नाम से भी इसको जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके बाद आता है आपका गांधी जी का आगमन होता है 20 दिसंबर 1920 में। पहली बार छत्तीसगढ़ आते हैं गांधी जी और मौलाना शौकत अली उनके साथ आते हैं। वो पहले धमतरी पहुंचते हैं, धमतरी में एक सभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद फिर रायपुर के आनंद सभा वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित करते हैं। इसका भी एक क्रम परीक्षा में पूछा जाता है कि कब कब कहाँ गए। लेकिन ये लास्ट एग्जाम आया था कि कंडेल के नाम से नहीं आए थे, इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इनके आते तक वो कंडेल नहर सत्याग्रह समाप्त हो चुका था। तो इस आंदोलन के लिए बुलाया जरूर गया था, लेकिन उनके आने से पहले ही आंदोलन समाप्त हो गया था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ में, उसका स्वरूप कैसा था, कौन कौन से संगठन बने थे, उसका स्वरूप कैसा था, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।